अब हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो कैसे करते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह क्लियर होना चाहिए कि आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, जैसा कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं। When the compounds have same molecular formula but different structural formula or spatial arrangement, they are known as isomers and the phenomena is known as isomerism. जब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या उनका स्पेस का अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं आइसोमर्स और इस फिनोमिना को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दो तरह की आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। फर्स्ट आइसोमेरिज्म है और इसका नाम है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सेकंड आइसोमेरिज्म है और इसका नाम है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, जबकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है लेकिन डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट है। स्पेशियल अरेंजमेंट का मतलब स्पेस में लिगेंड्स का और मेटल का अरेंजमेंट डिफर करता है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स और फिनोमिना को बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी फर्दर 4 टाइप्स की होती है। सबसे पहला टाइप है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पहला टाइप बनता है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। दूसरा टाइप होता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। तीसरा टाइप होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म एंड फोर्थ टाइप होता है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म को एक और नाम से बुलाते हैं, इसे सॉल्वेट आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। इसी तरह से स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो टाइप की होती है। सबसे पहली आइसोमेरिज्म है दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। दूसरा टाइप है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इस तरह आपने देखा कि आइसोमेरिज्म दो टाइप की है, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल फर्दर 4 टाइप्स की होती है जबकि स्टीरियो फर्दर 2 टाइप्स की होती है। अब हम एक एक टाइप को और डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म की। When the compounds have same molecular formula but different structural formula due to the presence of different ions in their aqueous solution, they are known as ionization isomers and the phenomena is known as ionization isomerism. जब कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है क्योंकि वो एक्वस सॉल्यूशन में डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस करते हैं, इन कंपाउंड्स को बोलते हैं आयनाइजेशन आइसोमर्स और इस फिनोमिना को बोलते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इस बात को एग्जांपल से समझेंगे, जैसे कि हमारे पास है CO NH3 होल 4 Cl2 Br2। जब इसे पानी में डालते हैं तो इसके आयंस कौन से बनेंगे? ये डिसोसिएट हो जाएगा और बनाएगा CO NH3 होल 4 Cl2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ब्रोमाइड आयन। तो यहां पे आएगा +2। लेकिन इसी कॉम्पोजिशन से ऐसा भी हो सकता था CO NH3 होल 4 Br2 Cl2। एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होता है और बनाता है CO NH3 का होल 4 Br2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ Cl नेगेटिव। दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दैट इज CO1 नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन 12 Br2 Cl2, लेकिन
दोनों कंपाउंड्स के आयंस हमें डिफरेंट मिल रहे हैं। पहला कंपाउंड हमें ब्रोमाइड आयन दे रहा है एज काउंटर आयन, जबकि दूसरा कंपाउंड हमें क्लोराइड आयन दे रहा है एज काउंटर आयन। तो जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा, जब कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, क्योंकि दोनों डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस करते हैं इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं आयनाइजेशन आइसोमर्स, और इस फिनोमिना को बोलते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब बात करते हैं इस पे हमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। जब भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो हमेशा आइसोमेरिज्म और नॉमेनक्लेचर का मिक्स क्वेश्चन पूछा जाता है। उस क्वेश्चन में आपको नॉमेनक्लेचर भी करना होगा और साथ में आपको आइसोमेरिज्म के बारे में भी बताना होगा। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, राइट द IUPAC नेम ऑफ आयनाइजेशन आइसोमर ऑफ। हमें एक कंपाउंड दिया जाएगा जिसका हमें आयनाइजेशन आइसोमर का नाम बताना होगा। जैसे कि हमारे पास है CONH3 होल 5 PrNO3। अब इसकी एक ट्रिक आप याद रखेंगे, जब भी आपको किसी कंपाउंड के आयनाइजेशन आइसोमर को बनाना है तो उसके स्ट्रक्चर फॉर्मूला को बनाने के लिए आपको एनायनिक लिगेंड को ढूंढना होगा। उस एनायनिक लिगेंड को आप इंटरचेंज कर देंगे काउंटर एनायन के साथ। तो ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है आयनाइजेशन आइसोमर को बनाने के लिए। जब भी आपको किसी कंपाउंड का आयनाइजेशन आइसोमर बनाना है तो उसमें एनायनिक लिगेंड को ढूंढिए। यहां पे एनायनिक लिगेंड है Br, क्योंकि अमोनिया तो न्यूट्रल लिगेंड होता है। इसे नाइट्रेट, क्योंकि काउंटर आयन नाइट्रेट आयन है, इसके साथ इंटरचेंज कर दिए तो आयनाइजेशन आइसोमर बन जाता है CONH3 का होल 5 NO3 Br। अब इसका IUPAC नेम लिखेंगे, दैट इज पेंटाअमीन नाइट्रेटो कोबाल्ट सेकेंड ब्रोमाइड। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि कंपाउंड का आयनाइजेशन आइसोमर क्या है और साथ में उस कंपाउंड का आयनाइजेशन आइसोमर का नाम क्या है। स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक कर देते हैं, जैसे ही देखते हैं कि इसमें IUPAC नेम बोला है वो सीधा इसी कंपाउंड का IUPAC नेम लिख देते हैं और आंसर होता है पेंटामीन ब्रोमाइडो कोबाल्ट सेकेंड नाइट्रेट, जो कि रॉन्ग आंसर है, क्योंकि आपसे इस कंपाउंड का नाम नहीं पूछा गया बल्कि इसके आयनाइजेशन आइसोमर का नाम पूछा गया है। और यह मिस्टेक ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन को पूरा ना पढ़ के जस्ट IUPAC नेम लिखा है इसी बात से पढ़कर उसको सीधा उसका नाम लिख देंगे, जबकि क्वेश्चन ने कहा है कि इसके आयनाइजेशन आइसोमर का नाम बताइए। तो इस ट्रिक को याद रखें, जो ट्रिक यहां पे बताई गई है। जब भी आपको किसी कंपाउंड का आयनाइजेशन आइसोमर बनाना है तो इसका सबसे अच्छा तरीका है उसमें एनायनिक लिगेंड को ढूंढें और उसे काउंटर एनायन के साथ इंटरचेंज कर दें। आई होप आपको समझ में आया होगा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है। अब हम नेक्स्ट आइसोमेरिज्म की बात करते हैं और इसका नाम होता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म वो आइसोमेरिज्म है जो सिर्फ उन कंपाउंड्स में मिलती है जिसमें एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होता है। जैसा कि पहले भी आप सबको बताया गया है, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जिसमें दो डोनर एटम्स प्रेजेंट होते हैं, बट एट एन इंस्टेंट कोई एक डोनर एटम ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। जैसे कि हमारे पास एम्बिडेंटेड लिगेंड है CN नेगेटिव या NC नेगेटिव। हमारे पास एम्बिडेंटेड लिगेंड होते हैं जैसे NO2 नेगेटिव या ONO नेगेटिव, इसी तरह से SCN नेगेटिव या NCS नेगेटिव। तो इनको कैसे डिफाइन करें? When the compounds have same molecular formula but different structural formula because they have different link between central metal atom and
ligand. They are known as linkage isomers and the phenomena is known as linkage isomerism. एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास है कंपाउंड CO NH3 whole 5 NO2 coordination sphere closed Cl2. अब इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर सोचें. कोबाल्ट अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल्स देता है और इसके साथ 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनते हैं. ये 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कैसे बन रहे हैं? एक अमोनिया का मॉलिक्यूल है, फिर नेक्स्ट अमोनिया का मॉलिक्यूल, एक और अमोनिया का मॉलिक्यूल, यहां भी अमोनिया का मॉलिक्यूल, यहां भी अमोनिया का मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल है हमारे पास NO2 का. एज अ रिजल्ट इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आता है +2 which is neutralized by 2 times of Cl minus ion. अब इसी का लिंकेज आइसोमर हम कैसे बना सकते हैं? दैट इज कोबाल्ट NH3 whole 5 NO2 का एम्बिडेंटेड लिगेंड दूसरा बनता है दैट इज ONO कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्लोज्ड Cl2. तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? कोबाल्ट, यहां से अमोनिया मॉलिक्यूल इसके साथ लिंक है, यहां भी अमोनिया मॉलिक्यूल लिंक है, सेम यहां और इसी तरह यहां 5 अमोनिया मॉलिक्यूल ऐसे लिंक है. लेकिन इस बार ऑक्सीजन है जो इसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है. एज अ रिजल्ट पूरे पे चार्ज आता है +2 न्यूट्रलाइज्ड बाय 2 टाइम्स ऑफ Cl नेगेटिव. अगर आप दोनों कंपाउंड्स को ध्यान से देखें तो पहले कंपाउंड में मेटल और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्डिंग है, जबकि दूसरे कंपाउंड में मेटल और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग है. जैसे कि आपने बचपन में क्विज पढ़ी होंगी जिसमें आपको 2 एक जैसी फिगर्स दी जाती हैं और कहा जाता है कि इनके अंदर 10 डिफरेंसेस बताइए. तो यहां भी कुछ ऐसा ही है. आपके सामने 2 फिगर एक जैसी बनी है, हम 10 तो नहीं बस एक डिफरेंस की बात पूछ रहे हैं. तो वो एक डिफरेंस है कि पहली फिगर में कोबाल्ट और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है, जबकि दूसरी फिगर में कोबाल्ट और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है. इस बॉन्ड को लिंक कहते हैं क्योंकि लिंक डिफरेंट हो गया, तभी तो इसका नाम पड़ा लिंकेज आइसोमेरिज्म. तो कैसे डिफाइन करें एक बार फिर से सीखेंगे. When the compounds have same molecular formula but different structural formula because of the presence of different link between metal and ligand, they are known as linkage isomers and the phenomena is known as linkage isomerism. अब इस पे सीखते हैं क्वेश्चन हमसे कैसे पूछा जाएगा. हमारे पास क्वेश्चन है, राइट द IUPAC नेम ऑफ लिंकेज आइसोमर ऑफ Fe NH3 whole twice CN4 NO3. तो जब भी आपको किसी कंपाउंड के लिंकेज आइसोमर का नाम लिखना है तो उसके लिए पहले आपको लिंकेज आइसोमर की ट्रिक पता होनी चाहिए. तो यहां पे आपको ये ट्रिक याद रखनी है कि आपको एम्बिडेंटेट लिगेंड ढूंढना है. एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं आपको पहले भी बताए गए हैं. एम्बिडेंटेड लिगेंड जिसमें 2 डोनर एटम्स हैं जैसे AB और दोनों कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखते हैं, लेकिन एट एन इंस्टेंट कोई एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना पाता है. हमें उस AB के लिंक को चेंज कर देना है और अब हम उसे BA कर देंगे. तो यहां पर हमारा लिंकेज आइसोमर बन जाता है Fe NH3 का होल ट्वाइस, Cn एक एम्बिडेंटेड लिगेंड है तो इसे लिख देंगे Nc का होल 4 कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्लोज्ड NO3. अब इस कंपाउंड का नाम होगा डायमीन टेट्रा आइसोसाइनो. ब्रैकेट में इसकी स्टेट बतानी है और ये स्टेट हमारे पास आती है 3rd नाइट्रेट. तो इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड का जिसमें एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होता है
उसका लिंकेज आइसोमर बना सकते हैं। उसके लिए आपको ये ट्रिक याद रखनी होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लिंकेज आइसोमर बनाते हैं। अब हम नेक्स्ट आइसोमेरिज्म की बात करते हैं और ये होती है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म तब अराइज होती है जब कैटायन भी कॉम्प्लेक्स होता है और एनायन भी कॉम्प्लेक्स होता है। तो कैसे डिफाइन करें? When the compounds have same molecular formula but different structural formula due to the presence of different cationic and anionic complex, they are known as coordination isomers and the phenomena is known as coordination isomerism. तो हमने बताया जब कंपाउंड के अंदर कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है और एनायन भी कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि हमारे पास है CO NH3 का होल 6, Cr CN6। अब इस कंपाउंड के अंदर कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट है, एनायन भी कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम क्रोमियम है। इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का कंपाउंड ये भी बन सकता है Cr NH3 होल 6 CO CN6। दोनों कंपाउंड्स की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, जैसे कि कोबाल्ट दोनों में 1 है, क्रोमियम दोनों में 1 है, कार्बन दोनों के पास 6 है, नाइट्रोजन इनके पास 12 है, हाइड्रोजन इनके पास 18 है। दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है क्योंकि ये डिफरेंट कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इसको समझते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमर ऑफ CrEn होल थ्राइस COCN6। अब इसके लिए पहले हम ट्रिक को समझेंगे। यहां पे ट्रिक ये है कि जो भी कैटायन और एनायन की मेटल है उसे आप इंटरचेंज कर देंगे। जैसे कि ये है मेटल 1 लीगेंड 1, ये है मेटल 2 लीगेंड 2। अब आप इसे इंटरचेंज कर देंगे, मेटल 2 लीगेंड 1 देन मेटल 1 लीगेंड 2। याद रखिए आप गलती से भी लीगेंड को इंटरचेंज नहीं करेंगे। अगर ऐसा कर दिया तो आंसर रॉन्ग होगा। तो यहां हम मेटल को इंटरचेंज कर देते हैं, ये बन जाता है CO EN का होल थ्राइस Cr CN6। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर इसे बोला जाएगा। अब इसका नाम सोचते हैं। दिस इज ट्रिस इथेन 1,2 डायमीन ब्रैकेट क्लोज, कोबाल्ट ब्रैकेट में हमें ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, हेक्सासाइनो क्रोमेट ब्रैकेट में हमें ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। कोबाल्ट की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 3rd, क्रोमियम की भी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 3rd। तो ये इसका आंसर हो गया। अब जैसा कि मैंने कहा कि हमें मेटल को इंटरचेंज करना है ना कि लीगेंड्स को, तो इसको एरो समझ लेते हैं। मेटल 1 यहां चला जाएगा, मेटल 2 फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। आपको लीगेंड्स को इंटरचेंज नहीं करना। बाय मिस्टेक अगर आपने लीगेंड्स को इंटरचेंज कर दिया तो क्या एरर होगा, अब इसे देखते हैं। सपोज हमने लीगेंड्स को इंटरचेंज करा तो हमारे पास मेटल 1 है क्रोमियम, क्रोमियम एज इट इज वहीं रखा हुआ है, हमने लिख दिया CN6। कोबाल्ट हमने मेटल एज इट इज रखा है, सिर्फ लीगेंड्स इंटरचेंज कर दिए, दैट इज EN का होल थ्राइस।
क्या आप गलती ढूंढ पाएंगे? ये पूरा एक एनायन होता है और ये पूरा एक कैटायन होता है। आपने एक छोटी सी गलती से बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। आपने एनायन को पहले लिख दिया और कैटायन को बाद में लिख दिया। कभी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को इस तरह से नहीं लिखा जाता। अगर ऐसा सही होता तो फिर तो ClNa भी सही होता, फिर तो O4SCa भी सही होता, फिर तो Cl2Ba भी सही होता, लेकिन ये सब रॉन्ग फॉर्मूलाज हैं। सो राइट फॉर्मूला क्या है? पहले कैटायन Na+, फिर एनायन Cl-, तभी तो बना NaCl। पहले कैटायन Ca+2, फिर एनायन SO4 2-, तभी तो बना CaSO4। पहले कैटायन Ba+2, एनायन Cl-, तभी तो बना BaCl2। तो आयनिक कंपाउंड्स का या कैटायन आयन को लिखने का एक तरीका है, हमेशा पहले कैटायन को लिखते हैं फिर एनायन को लिखते हैं। हम कभी भी रिवर्स नहीं लिखते। इसीलिए हमने बताया कि अगर आप पहले लीगेंड्स को इंटरचेंज कर देंगे और मेटल को अपनी जगह रखेंगे तो उससे क्या होगा? एनायन पहले आ जाएगा, कैटायन बाद में आ जाएगा। इसलिए जो ट्रिक बताई गई है उसी ट्रिक को फॉलो करें, सिर्फ मेटल्स को इंटरचेंज करें, लीगेंड्स को अपनी जगह रखें। तो डेफिनेशन एक बार फिर से समझ लेते हैं। When the compounds have same molecular formula but different structural formula due to the presence of different cationic and anionic complex, they are known as coordination isomers and the phenomena is known as coordination isomerism. आई होप आपको समझ में आया होगा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होती है। अब हम नेक्स्ट सीखते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म को सॉल्वेट आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है, क्योंकि इसके नाम में हाइड्रा शब्द आ रहा है। तो यहीं से हमें एक हिंट मिलता है कि ये आइसोमेरिज्म तभी अराइज होती है जब वाटर एज अ लीगेंड प्रेजेंट होता है। अगर कंपाउंड में वाटर प्रेजेंट नहीं है तो ये आइसोमेरिज्म नहीं शो हो सकती। तो हम कह सकते हैं इस आइसोमेरिज्म होने के लिए वाटर का प्रेजेंस होना जरूरी है। तो क्या बनेगी डेफिनेशन? When the compounds have same molecular formula but different structural formula due to the presence of different number of water molecules present as ligand, they are known as hydrate isomers and the phenomena is known as hydrate isomerism. तो जब कंपाउंड्स के पास अलग अलग वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे एज लीगेंड, उन कंपाउंड्स को बोलेंगे हाइड्रेट या सॉल्वेट, क्योंकि पानी में ही चीज सॉल्युबल होती है। तो इसलिए इन्हें बोला जाएगा हाइड्रेट आइसोमर्स या सॉल्वेट आइसोमर्स, और फिनोमेना को बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल से इस बात को क्लियर करते हैं। जैसे कि हमारे पास है Cr H2O का होल 6 Cl3। अब इस कंपाउंड में अगर हम नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स की बात करें एज लीगेंड्स, तो हमारे पास 6 मॉलिक्यूल्स है एज लीगेंड्स। लेकिन हम बात करें नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स एज हाइड्रेशन, हाइड्रेशन वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो डॉट H2O करके लिखे जाते हैं। तो इसमें तो डॉट H2O कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब यहां पे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एज हाइड्रेशन 0 है। जब ये कंपाउंड आयनाइज होगा तो क्या बनाएगा? एज अ रिजल्ट ही हमें देगा Cr H2O का होल 6 3 पॉजिटिव प्लस 3 टाइम्स ऑफ Cl नेगेटिव। ये आयोनाइज होने पर हमें 3 क्लोराइड आयंस देता है। इसी तरह से इस कॉम्पोजिशन से दूसरा हम सोच सकते हैं Cr H2O होल 5 Cl Cl2 डॉट H2O। आप देख सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स एज लिगेंड्स कितने प्रेजेंट है? दैट इज 5, एंड
नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स एज हाइड्रेशन कितने प्रेजेंट है, दैट इज 1। ऑल्दो दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, जैसे कि अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो इसमें 1 क्रोमियम है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है, Cl3 है। यहां भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। हमारे पास 1 क्रोमियम है, हाइड्रोजन हमारे पास 12 है, ऑक्सीजन 6 है, क्लोरीन 3 है। दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम आ रहा है, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट आ रहा है, क्योंकि दोनों के पास डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हम इसे डिसोसिएट करें तो ये क्या देगा, Cr H2O होल 5 Cl प्लस टू टाइम्स ऑफ Cl नेगेटिव प्लस वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें सिर्फ 1 मॉलिक्यूल वाटर का प्रेजेंट है एज हाइड्रेशन, और इसीलिए हमें सिर्फ 1 मॉलिक्यूल ही एज H2O बाहर मिलता है। तो इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स एज लिगेंड डिफरेंट थे। इसी से एक और कॉम्पोजिशन बन सकती है, Cr H2O होल 4 Cl2 Cl डॉट 2H2O। यहां पे नंबर ऑफ H2O एज लिगेंड्स प्रेजेंट है 4 ओनली, क्योंकि 4 मॉलिक्यूल हैं जो वाटर के जो एज अ लिगेंड बन रहे हैं, और नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स एज हाइड्रेशन प्रेजेंट है, दैट इज 2। जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही है जो पहले था, Cr 1 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है, Cl3 है। ये कंपाउंड डिसोसिएट होने पे क्या देगा, Cr H2O का होल 4 Cl2 +1 प्लस Cl माइनस प्लस 2 टाइम्स ऑफ H2O। इन तीनों कंपाउंड्स को हम बोलेंगे हाइड्रेट आइसोमर्स, और इस फिनोमेना को बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन तीनों कंपाउंड्स में कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज अलग अलग है, और इसीलिए ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी दिखाते हैं। जैसे कि इस कॉम्प्लेक्स का कलर होता है वॉयलेट, इसलिए हमें ये वॉयलेट कंपाउंड मिलता है, जबकि इस कॉम्प्लेक्स का कलर होता है ग्रीन, इसीलिए हमें ये ग्रीन कलर का कॉम्प्लेक्स मिलता है। जबकि इस कॉम्प्लेक्स की हम बात करें तो इसका कलर होता है येलो, और इसीलिए हमें ये येलो कलर में मिलता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या होती है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अब हम बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में वो फिनोमिना है जिसमें कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है, लेकिन इनकी स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाता है। इस तरह के आइसोमेरिज्म को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरा पार्ट होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। व्हेन द कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, same structural formula, but different geometry in a 3D space. They are known as geometrical isomers, and the phenomena is known as geometrical isomerism. जैसे कि हमारे पास है पहला टाइप मेटल, फर्स्ट लीगेंड है 2 और सेकंड लीगेंड भी है 2, तो इसे बोलेंगे मेटल A2B2। जैसे कि हमने लिया है Pt NH3 का होल ट्वाइस Cl2, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, दैट इज टोटल नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड्स प्लस
डबल दी टोटल नंबर ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड्स। तो इसके पास मोनोडेंटेट लिगेंड्स 4 हैं, बाइडेंटेट लिगेंड एक भी नहीं है, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो इसकी ज्योमेट्री बनती है स्क्वायर। तो सबसे पहले हम स्क्वायर सोचेंगे। ये हमारे पास स्क्वायर की बाउंड्रीज हैं। स्क्वायर के डायगोनल्स बनाएंगे। डायगोनल्स का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आता है वहां पे आप मेटल को रखेंगे। अब हमारे पास दो अमोनिया लिगेंड हैं जिन्हें हम इस तरह से दिखा रहे हैं, और दो Cl लिगेंड हैं जिन्हें हम ऐसे दिखा रहे हैं। जब भी दो लिगेंड सेम साइड आते हैं तो इसे बोलते हैं सिस फॉर्म, और अगर दोनों लिगेंड ऑपोजिट साइड आते हैं, जैसे कि फिर से स्क्वायर बनाएं, डायगोनल्स ड्रॉ करें, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर मेटल को रखें, दो अमोनिया लिगेंड्स को ऑपोजिट साइड रखें और दो क्लोरीन लिगेंड्स को भी ऑपोजिट साइड रखें। इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। तो इस कंपाउंड का पूरा नाम होता है सिस डायमीन डाइक्लोराइडो प्लैटिनम सेकेंड, जबकि इस कंपाउंड का पूरा नाम है ट्रांस डायमीन डाइक्लोराइडो प्लैटिनम सेकेंड। इसका कॉमन नेम होता है सिस्प्लैटिन, जो कि एक एंटी कैंसर रिएजेंट होता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। तो अगर हम इन दोनों कंपाउंड्स को देखें तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, लेकिन दोनों कंपाउंड्स की ज्योमेट्री डिफरेंट है। एक कंपाउंड में दोनों लिगेंड सेम साइड आ रहे हैं, इसीलिए इसे बोल रहे हैं सिस फॉर्म, जबकि दूसरे में दोनों लिगेंड्स ऑपोजिट साइड आ रहे हैं और इसीलिए इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। अब सेकंड एग्जांपल देखेंगे। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है मेटल। फर्स्ट लिगेंड के 4 मॉलिक्यूल्स हैं, जबकि सेकंड लिगेंड के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे कि हमने लिया है कोबाल्ट NH3 4 टाइम्स Cl2 Pr2। अब पहले हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, दैट इज टोटल नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड्स। तो यहां पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं 6, इसका 1 टाइम, क्योंकि मोनोडेंटेट लिगेंड से 1 बॉन्ड बनाते हैं, प्लस डबल द नंबर ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड्स। तो बाइडेंटेट लिगेंड यहां पे 0 है, क्योंकि बाइडेंटेट लिगेंड 2 बॉन्ड बनाते हैं, दैट्स वाई हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। आंसर आता है 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो इससे कंफर्मेशन मिलती है कि ये ऑक्टाहेड्रल शेप लेगा। अब ऑक्टाहेड्रल शेप कैसे होती है इसको समझेंगे। सबसे पहले हम एक स्क्वायर बनाएंगे। स्क्वायर के डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे। ये डायगोनल का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आता है वहां पे हम मेटल को प्लेस करेंगे। अब जितना ये डिस्टेंस है मेटल के सेंटर से लेकर स्क्वायर के कॉर्नर तक का डिस्टेंस है, उतने डिस्टेंस का हम नॉर्मल इस तरह से उठाएंगे और इतना ही नॉर्मल हम नीचे की तरफ परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे। तो ये 3D स्पेस में कुछ इस तरह से नजर आएगा। ये स्क्वायर है, यहां बीच में मेटल है कोबाल्ट, ऊपर की तरफ नॉर्मल, नीचे की तरफ नॉर्मल। एक बार फिर से देखें। हम पहले स्क्वायर बनाएंगे, इसके डायगोनल्स बनाएंगे, डायगोनल्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर मेटल को प्लेस करेंगे। जितना डिस्टेंस मेटल के सेंटर से लेकर कॉर्नर तक का है उतना हम डिस्टेंस का ऊपर नॉर्मल उठाएंगे और उतना ही नॉर्मल नीचे की तरफ बनाएंगे। 3D व्यू में ये कुछ इस तरह से नजर आता है। कोबाल्ट बीच में है और एक बॉन्ड ऊपर, एक बॉन्ड नीचे, और 4 बॉन्ड्स हमारे पास कॉर्नर पर होते हैं। अब याद रखें, जिस लिगेंड का नंबर ज्यादा होता है उनमें से 2 लिगेंड को आप ऊपर नीचे प्लेस कर देंगे। तो यहां पे अमोनिया 4 है, जबकि Cl2 है। अमोनिया का नंबर ज्यादा है, इसलिए हम एक अमोनिया ऊपर प्लेस कर देंगे और एक अमोनिया नीचे प्लेस कर देंगे।
अब बचे हमारे पास 2 अमोनिया और 2 क्लोरीन, और बिल्कुल केस वही बन गया जो पहले था। जब हम दोनों अमोनिया को साथ साथ रख देते हैं और दोनों क्लोरीन को साथ साथ रखते हैं, इसे बोलते हैं सिस फॉर्म। 3D व्यू में कुछ ऐसा नजर आएगा। अमोनिया साथ साथ है, क्लोरीन साथ साथ है, और बचे हुए 2 अमोनिया ऊपर नीचे हैं। इसे बोलेंगे सिस फॉर्म। याद रखें, इसमें पूरे स्ट्रक्चर पर इस तरह से हमें +2 चार्ज दिखाना है। अब इसकी ट्रांसफॉर्म सोचें। सेम पैटर्न। सबसे पहले हम एक्स्ट्रा जो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं इनको ऊपर नीचे प्लेस कर देंगे। अब हमारे पास 2 अमोनिया बचे और 2 क्लोरीन बचे। एक अमोनिया यहां और दूसरा अमोनिया इसके ऑपोजिट, सो दैट ट्रांसफॉर्म बने। सिमिलरली एक क्लोरीन यहां, दूसरा क्लोरीन यहां, जिससे कि ट्रांसफॉर्म बन जाए। इस पूरे के ऊपर +2 चार्ज दिखा दिया जाएगा। अब इसे 3D व्यू में दिखाना है तो कैसे दिखाएं? यहां पे एक बॉन्ड है जो क्लोरीन के साथ है, यहां भी बॉन्ड क्लोरीन के साथ है, यहां बॉन्ड अमोनिया के साथ है, और यहां भी बॉन्ड अमोनिया के साथ है। बचे हुए दोनों अमोनिया मॉलिक्यूल्स को हम ऊपर नीचे ऐसे दिखा सकते हैं, और इसे स्क्वायर ब्रैकेट में हम इस तरह से दिखा सकते हैं। तो ये जो फॉर्म बनती है इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। अब मैंने सिस फॉर्म के भी 2 स्ट्रक्चर बनाए हैं, ट्रांस के भी 2 स्ट्रक्चर बनाए हैं जी। दोनों में से हम कोई सा भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बस याद रखें कि हमारी अपीयरेंस सही होनी चाहिए। दिखने में वो स्ट्रक्चर सिस और ट्रांस को डिपिक्ट करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं सिस और वो नजर आ रहा है दूसरी शेप। तो याद रखें, सिस ट्रांस का मीनिंग क्या होता है? जब कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है, लेकिन उनकी ज्योमेट्री डिफर करती है, तो इन कंपाउंड्स को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और फिनोमेना को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब इसका एक और एग्जांपल समझेंगे। जैसे कि हमारे पास है मेटल लीगेंड 2 एंड दूसरा लीगेंड भी 2, लेकिन इस बार ए लीगेंड एक बाइडेंटेट लीगेंड है, जबकि दूसरा लीगेंड मोनोडेंटेट लीगेंड। लेट्स से हमने लिया है प्लैटिनम En का होल ट्वाइस Cl2। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कोऑर्डिनेशन नंबर को निकालना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालें? दैट इज टोटल नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लीगेंड्स ट्वाइस, क्योंकि 2 ही क्लोरीन है, प्लस डबल द नंबर ऑफ बाइडेंटेड लीगेंड्स। अब बाइडेंटेड लीगेंड्स हमारे पास En है, तो इसका 2 टाइम्स, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। अब 6 के लिए हम ज्योमेट्री सोचेंगे, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। अभी हमने बनाया था ऑक्टाहेड्रल को। तो यहां पे हमारे पास है स्क्वायर शेप बनाएंगे। स्क्वायर के डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे। डायगोनल्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर मेटल को रखेंगे। अब हम एक नॉर्मल ऊपर की तरफ बनाएंगे, एक नॉर्मल नीचे बनाएंगे। 3D व्यू में कुछ इस तरह की शेप नजर आएगी। प्लैटिनम बीच में है, ये चारों कॉर्नर्स हैं प्लेन के, एक बॉन्ड अबव द प्लेन, एक बॉन्ड बिलो द प्लेन। अब हमें लीगेंड्स को प्लेस करना है। तो सबसे पहले हमने दोनों लीगेंड्स, मोनोडेंटेड लीगेंड्स को ऊपर और नीचे प्लेस कर दिया। जो हमारे पास बाइडेंटेड लीगेंड है उनको हम प्लेन में रखेंगे, दैट इज NH2 CH2 CH2 NH2। इसी तरह से NH2 CH2 CH2 NH2। आप देख रहे हैं दोनों लीगेंड्स एक दूसरे के ऑपोजिट आते हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। इसी का 3D व्यू सोचें। यहां पे क्लोरीन है, यहां पे क्लोरीन है, लेकिन इन दोनों के बीच में En है। हमने बताया था इथेन 1,2 डायमीन को En से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे यहां भी इन दोनों के बीच में En है, तो इसीलिए इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। इसका पूरा नाम होता है ट्रांस डाइक्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डायमीन प्लैटिनम सेकेंड। अब इसी के सिस फॉर्म सोचेंगे।
सबसे पहले हम एक स्क्वायर शेप बनाएंगे। इसके डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे। डायगोनल्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर मेटल को प्लेस करेंगे। अब एक नॉर्मल ऊपर एक नॉर्मल नीचे बनाएंगे। इसका 3D व्यू देखें। प्लैटिनम बीच में, ये 4 कॉर्नर्स हैं, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। अब हमें लिगेंड्स को प्लेस करना है। तो हमने दोनों क्लोरीन को प्लेन में रख लिया जिससे साथ साथ हो जाए, तभी सिस फॉर्म बन सकती है। यहां पे हमारे पास है NH2, यहां पे है CH2, यहां पे भी है CH2 और यहां पे है NH2। सिमिलरली यहां पे हमारे पास है NH2, यहां पे है CH2, यहां पे हमारे पास है CH2 और यहां पे है NH2। क्योंकि इसमें दोनों लिगेंड साथ साथ आ रहे हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं सिस फॉर्म। इसी का 3D व्यू देखें। यहां पे क्लोरीन है, यहां पे भी क्लोरीन है, लेकिन इन दोनों पॉइंट्स के बीच में EN लगा हुआ है। ऐसे यहां भी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में EN लगा है, इसीलिए इसे बोला जाता है सिस फॉर्म। तो आपको ये टाइप समझ में आया जिसपे मेटल दिया है A2B2 टाइप है, जिसमें A हमारे पास बाइडेंटेड लिगेंड है जबकि B हमारे पास मोनोडेंटेड लिगेंड है। इस जैसा एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास है CrCl2 ऑक्स का होल ट्वाइस 3 नेगेटिव। सबसे पहले इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर सोचेंगे, दैट इज 1 टाइम्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड्स, दैट इज 2, plus 2 times of total number of bidentate ligands, that is again 2, and coordination number is 6. अब क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इट मींस इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल बनेगी। तो ऑक्टाहेड्रल शेप को इमेजिन करें, एक स्क्वायर बनाइए, इसके डायगोनल्स ड्रॉ करिए। डायगोनल्स का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आता है वहां पे मेटल को प्लेस करिए। एक ऊपर नॉर्मल बनाइए और एक नीचे नॉर्मल बनाइए। 3D व्यू में फिर से देखिए। यहां पे हमारे पास ये डायगोनल्स हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर मेटल को रखा है, एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड नीचे हमने प्लेस किया है। अब हमें 2 क्लोरीन लगाने हैं, तो हमने एक ऊपर क्लोरीन और एक नीचे क्लोरीन लगा लिया। हमें 2 ऑक्स लगाने हैं, ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सिलेट आयन, दैट इज O C डबल बॉन्ड O, अगेन C डबल बॉन्ड O, अगेन ऑक्सीजन। याद रखें ये शेप इस तरह की होनी चाहिए क्योंकि यहां पर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और sp2 की शेप होती है ट्रायंगल। तो अगर आप इसे ज्वाइन करें तो ये कुछ ट्रायंगल जैसा लगना चाहिए, लाइक दिस। तो आप देख रहे हैं ये एक शेप ट्रायंगल हमें नजर आ रही है क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। समटाइम्स कुछ स्टूडेंट्स इसे ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, क्रोमियम, यहां पे कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे फिर से कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ ऑक्सीजन। अब आपने दिखा दिया कि ये दोनों बॉन्ड एक लाइन में है, एक लीनियर बन रहे हैं, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए याद रखना है कि कार्बन के जो ऑक्सीजन दिखाने हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को सेटिस्फाई करने चाहिए। वो तभी हो सकता है जब आप बिल्कुल वैसी ही ड्राइंग बनाएं जैसे कि ड्राइंग आपको सिखाई जा रही है। इसी तरह से यहां पे भी होगा ऑक्सीजन, अगेन कार्बन डबल बॉन्ड O, फिर से कार्बन डबल बॉन्ड O और यहां पे भी ऑक्सीजन। इस पूरे पे चार्ज आता है -3। अब इसका 3D व्यू सोचें। यहां पे हमारे पास क्लोरीन है, यहां पे भी क्लोरीन है, इन दोनों के बीच में ऑक्स होगा, यहां भी इन दोनों के बीच में ऑक्स होगा और इस पूरे पे चार्ज आता है -3। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। अब इसी के सिस फॉर्म सीखेंगे। डायगोनल्स बनाएं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर मेटल को प्लेस करें, एक नॉर्मल ऊपर और एक नॉर्मल नीचे बनाएं। 3D व्यू में फिर से सोचें।
बीच में मेटल है, ये हमारे पास कॉर्नर्स हैं जो प्लेन में हैं, एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड नीचे है। अब हमें लिगेंड्स को प्लेस करना है, साथ साथ रखे हैं तभी तो नाम होता है इसका सिस फॉर्म। अब यहां पे है ऑक्सीजन, यहां पे कार्बन डबल बॉन्ड O, अगेन कार्बन डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन। हमने एक इक्वेटोरियल और दूसरी एक्सियल पोजीशन को ज्वाइन करना है। फिर से यहां पर ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड O, फिर से कार्बन डबल बॉन्ड O और यहां पे ऑक्सीजन। इस पूरे पे चार्ज आता है -3। सिमिलरली इसको देखेंगे, यहां पे क्लोरीन है, यहां पे क्लोरीन है, हमने इनके बीच में ऑक्सिलेट आयन को ज्वाइन कर दिया और यहां भी ऑक्सिलेट आयन को ज्वाइन कर दिया और इस पूरे पे चार्ज आता है -3। इसे बोलते हैं सिस फॉर्म। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे मेटल A2B2 टाइप स्ट्रक्चर्स को सोचा जाता है। अब नेक्स्ट टाइप सीखते हैं। लेट्स से इस बार हमारे पास है मेटल A3B3 टाइप। For example, we have Cr NH3 whole thrice NO2 whole thrice। तो ये बनता है मेटल A3B3 टाइप। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं तो ये नंबर हमारे पास 6 आता है। तो सबसे पहला अरेंजमेंट समझेंगे। ये हमारे पास एक स्क्वायर है, ऑक्टाहेड्रल शेप बनानी है, उसके लिए पहले स्क्वायर बनाना जरूरी होता है। तो ये हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर के डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे। बीच में हमारे पास यहाँ पे मेटल रखी हुई है, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। अब आप इस पॉइंट को ध्यान से समझें कि ये शेप ऑक्टाहेड्रल है। और ऑक्टाहेड्रल क्यों कहलाती है शेप? इसलिए क्योंकि इसमें एक स्क्वायर बेस होता है और ऊपर की तरफ 4 ट्राइंगल्स होते हैं। चलो मार्क करते हैं कैसे 4 ट्राइंगल्स। ये पॉइंट है, हमने इस पॉइंट को इन दोनों पॉइंट्स के साथ ज्वाइन कर दिया और ये हमें एक ट्राइंगल मिल गया। इसी तरह से ये पॉइंट और ये पॉइंट है, हमने इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया और इसको इसके साथ मिला दिया, ये दूसरा ट्राइंगल मिल गया। ये पॉइंट और ये पॉइंट है, हमने इसको इसके साथ ऊपर वाले पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दिया और ये हमें तीसरा ट्राइंगल मिल गया। और ऐसे ही हमारे पास ये पॉइंट और ये पॉइंट है, हमने इसको इस ऊपर वाले पॉइंट के साथ मिला दिया और हमें ये 4th ट्राइंगल मिल गया। तो 4 ट्राइंगल्स हमारे पास अबव द प्लेन है। अब इसी तरह से जब हम इस पॉइंट को स्क्वायर के चारों पॉइंट्स के साथ ज्वाइन कर देते हैं तो 4 ट्राइंगल्स बिलो द प्लेन मिल जाते हैं। 4 ट्राइंगल्स ऊपर, 4 ट्राइंगल्स नीचे, 4 and 4 हो गए 8 ट्राइंगल्स। 8 का नाम होता है ऑक्टा, ट्राइंगल का नाम होता है हेड्रल और नाम बना ऑक्टाहेड्रल। अब इस ऑक्टाहेड्रल शेप में आप कोई सा भी एक ट्राइंगल ले लीजिए। चलो कोई सा एक ट्राइंगल हम इमेजिन करते हैं कि हमने ये ट्राइंगल ले लिया। लेट्स से मैंने एक ये पॉइंट लिया, एक ये पॉइंट लिया और एक ये पॉइंट लिया। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बना दिया। इस ट्राइंगल को हम हाईलाइट कर लेते हैं कि कौन सा ट्राइंगल बनाया है। हमने ये ट्राइंगल बना लिया। अब इस ट्राइंगल पर हमारे पास लिगेंड्स को रखना है। फर्स्ट लिगेंड रखा है अमोनिया, सेकंड लिगेंड रखा है अमोनिया, थर्ड लिगेंड भी है अमोनिया। एक ट्राइंगल को हम फेस कहते हैं और जब फेस के तीनों कॉर्नर्स पर सेम लिगेंड्स को रखा जाता है इसे बोलते हैं फेशियल फॉर्म या इसे बोलते हैं फेशियल आइसोमर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में FAC फॉर्म से नाम से बुलाया जाता है। तो हमने इसे फेशियल आइसोमर बोला जाएगा क्योंकि हमने एक ट्राइंगल जिसे हम फेस बोलते हैं, फेस के तीनों कॉर्नर्स पर सेम लिगेंड्स को प्लेस किया। अब एक और ट्राइंगल सोचो। तो यहां पे हमारे पास ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। इन तीनों को ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि यही 3 पॉइंट्स खाली हैं फिगर में और कोई तो पॉइंट खाली नहीं है। इस ट्राइंगल को सोच लेते हैं कि ये फेस कैसा बनेगा। ये फेस कुछ इस तरह का बनेगा। अब
इन तीनों कॉर्नर्स पर सेम लिगेंड्स को रख दीजिए, दैट इज NO2, फिर से NO2, फिर से NO2। ये जो फिगर बनती है इसको बोलते हैं फेशियल आइसोमर। तो यहां पे हमने सीखा फेशियल आइसोमर कैसे बनता है। इसका 3D व्यू सोचेंगे। ये हमारे पास क्रोमियम मेटल है। सबसे पहले हम एक स्क्वायर शेप सोचें। 3D में सोच रहे हैं इसलिए स्क्वायर को थोड़ा रोम्बस शेप बनाते हैं, तभी 3D अपीयरेंस नजर आती है। यहाँ पे बीच में क्रोमियम मेटल है, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन है। अब हमें लिगेंड्स रखने हैं, तो हमने एक फेस पर सेम लिगेंड्स रख रहे हैं। यहां भी अमोनिया, यहां भी अमोनिया, यहां भी अमोनिया, और दूसरे फेस पर भी सेम लिगेंड्स रख रहे हैं। यहां भी NO2, यहां भी NO2 और यहां भी NO2। तो जब भी ऐसा होता है तो इस फिगर को बोलते हैं फेशियल आइसोमर। तो एक बार फिर समझते हैं। हमारे पास जब एक मेटल है और हमें दो लिगेंड्स दिए गए हैं और इनका नंबर 3 है, मेटल A3B3 टाइप का हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, जैसे कि क्रोमियम NH3 थ्राइस, NO2 थ्राइस। तो पहले इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास आता है 6। शेप बनती है ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि ये 8 ट्राइंगल से मिलकर बना था। इसमें से एक ट्राइंगल के 3 कॉर्नर्स हैं, तीनों पर एक जैसे लिगेंड्स हैं। दूसरे ट्राइंगल के भी 3 कॉर्नर्स हैं और तीनों कॉर्नर्स पर एक जैसे लिगेंड्स हैं। तो इसको बोलते हैं फेशियल आइसोमर या फैक फॉर्म। इसमें सिस ट्रांस नाम नहीं बोला जाता, फेशियल एंड मेरिडाइनल बोला जाता है। अब मेरिडाइनल क्या होता है इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम एक स्क्वायर शेप बनाएं। स्क्वायर के डायगोनल्स ड्रॉ करें। स्क्वायर के डायगोनल्स जिस पॉइंट पे आके मिलते हैं वही वहां पे हम मेटल को प्लेस करेंगे, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। अब ऑक्टाहेड्रल शेप में हमेशा एक स्क्वायर बनाया जाता है और इसके ऊपर नीचे 4 ट्रायंगल्स ऊपर और 4 ट्रायंगल्स नीचे रखे जाते हैं। अगर हम स्क्वायर का एक डायगोनल बनाते हैं तो ये 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाता है। इस ट्रायंगल को हम बोलते हैं मेरिडाइनल ट्रायंगल। दिस इज मेरिडाइनल ट्रायंगल। ऐसे ये भी होता है मेरिडाइनल ट्रायंगल। लेकिन जो हम ऊपर नीचे ट्रायंगल्स बनाते हैं, जैसे फर्स्ट ट्रायंगल, ये है सेकंड ट्रायंगल, ये है थर्ड ट्रायंगल और ये है फोर्थ ट्रायंगल, ये जो हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं फेशियल ट्रायंगल्स। इसी तरह से नीचे भी बनाते हैं हम फर्स्ट ट्रायंगल, ये सेकंड ट्रायंगल, ये थर्ड ट्रायंगल और पीछे वाला फोर्थ ट्रायंगल। यानी यहाँ पे भी हमारे पास बन चुके हैं फिफ्थ ट्रायंगल, सिक्स ट्रायंगल, सेवन ट्रायंगल और पीछे वाला 8 ट्रायंगल। इन्हें बोला जाता है फेशियल ट्रायंगल। तो इसके पास 4 फेशियल ट्रायंगल ऊपर होते हैं, 4 फेशियल ट्रायंगल नीचे होते हैं और 2 मेरिडाइनल ट्रायंगल एक स्क्वायर में होते हैं। क्योंकि स्क्वायर में जब एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो हमें 2 मेरिडाइनल ट्रायंगल मिलेंगे। अब हमें मेरिडाइनल ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर्स पर सेम लिगेंड्स को रखना है। तो यहां पे हमने रखा है अमोनिया, यहां भी रखा है अमोनिया, यहां भी रखा है अमोनिया, क्योंकि ये एक मेरिडाइनल ट्रायंगल है। कैसे आप देख सकते हैं, यहां से लेकर यहां तक और ये पूरा एक मेरिडाइनल ट्रायंगल होता है जहां पर हमने सेम लिगेंड्स को रखा है। अब इसी तरह से जो हमारे पॉइंट्स बच गए हैं, अगर हम चाहें तो यहां भी इसे मेरिडाइनल ट्रायंगल सोच सकते हैं कि ये हमारे पास इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट से लेकर ये पूरा एक मेरिडाइनल ट्रायंगल होगा। तो यहां पे हमने सेम लिगेंड्स को रखना है, तो इसलिए इस बार हमने रखा है यहां पर NO2, यहां भी होता है NO2 और यहां भी होता है NO2। तो जब इस तरह की फिगर बनती है तो इसे बोलते हैं मेरिडाइनल आइसोमर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम मर आइसोमर कहते हैं या मर फॉर्म कहते हैं। इसी का 3D व्यू देखेंगे। ये हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर के डायगोनल्स हैं, बीच में हमारे पास मेटल है, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे। हमें मेरिडाइनल ट्रायंगल ढूंढना है,
मेरिडायनल ट्रायंगल हमें मिल चुका है, दैट इज यहां भी अमोनिया, यहां भी अमोनिया और यहां भी अमोनिया। अब जो बच गया वो दूसरा मेरिडायनल ट्रायंगल होता है। क्यों होता है वो दूसरा मेरिडायनल ट्रायंगल? सोचिए, अगर हम इन चारों पॉइंट्स को मिला लेते और इसे स्क्वायर बोल देते, तो अब आप देखें ध्यान से, ये पोर्शन हमारे पास एक मेरिडायनल ट्रायंगल हो जाता, क्योंकि ये अबव द प्लेन और ये बिलो द प्लेन काउंट होगा, क्योंकि हमने इन चारों पॉइंट्स को मिलाकर एक स्क्वायर कंसिडर किया, बीच में ये डायगोनल बना, तो अब ये हमारे पास एक मेरिडायनल ट्रायंगल हो गया, जिसमें हमने कॉर्नर्स पर सेम लिगेंड्स को प्लेस करना है। तो यहां भी हमारे पास आ जाता है NO2, यहां भी आता है NO2, यहां भी आता है NO2। तो जब भी हमें दिया जाएगा मेटल A3B3, तो इसकी दो फॉर्म्स बनी, एक होती है फेशियल आइसोमर और दूसरी होती है मेरिडायनल आइसोमर। आई होप इतने सारे एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा कि कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। और अब हम बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में हम पहले भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। जब कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है, लेकिन प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को घुमाने की डायरेक्शन अलग अलग होती है, ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, और इस फिनोमेना को बोला जाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सो वी कैन से दैट when the compounds have same molecular formula, same structural formula, but different rotation of plane of polarized light. One compound rotates the plane of polarized light in clockwise direction. It is termed as dextrorotatory compound or D form or plus form. On the other hand, the other compound rotates the plane of polarized light in anti-clockwise direction. It is termed as levorotatory compound or L form or minus form. These dextro and levorotatory forms are collectively known as optical isomers or enantiomers, and the phenomena is known as optical isomerism. जैसे कि हमारे पास पहला एग्जांपल है Cr ऑक्स का होल थ्राइस 3 नेगेटिव। अब सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन नंबर को फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड्स प्लस डबल द नंबर ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड्स। इस कॉम्प्लेक्स में तो कोई मोनोडेंटेड लिगेंड ही नहीं है, इसलिए यहां हमें बोलना होगा कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए शेप बनती है ऑक्टाहेड्रल। तो सबसे पहले हम एक स्क्वायर बनाएंगे। अब हम स्क्वायर के डायगोनल्स बनाएंगे। जो डायगोनल्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आता है, वहां पे हम मेटल को प्लेस करेंगे। एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड नीचे बनाएंगे। 3D व्यू में देखें, ये हमारे पास एक स्क्वायर शेप है। यहां पे बीच में मेटल है। कॉर्नर के 4 हमारे पास बॉन्ड्स हैं, एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड नीचे है। क्योंकि लिगेंड यहां पे ऑक्सिलेट आयन है, तो इस ऑक्सिलेट आयन को रखेंगे। यहां हमारे पास है ऑक्सीजन, कार्बन, डबल बॉन्ड O, अगेन कार्बन, डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन। इसी तरह से इक्वेटोरियल और एक्सल पोजीशन के बीच में आप ऑक्सिलेट आयन दिखाएंगे। ऑक्सीजन, कार्बन, डबल बॉन्ड O, कार्बन, डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन। सिमिलरली ऑक्सीजन, कार्बन, डबल बॉन्ड O, कार्बन, डबल बॉन्ड O, अगेन ऑक्सीजन। इस पूरे पे चार्ज होता है -3। अब इसी को 3D व्यू में सोचें। दोनों इक्वेटोरियल पॉइंट्स के बीच में ऑक्सिलेट आयन है।
इक्वेटोरियल और एक्सियल पॉइंट के बीच में ऑक्सिलेट आयन है, अगेन इक्वेटोरियल एक्सियल पॉइंट के बीच में ऑक्सिलेट आयन है, और इस पूरे पे चार्ज होता है -3। अब हम कैसे पहचाने कि ये डेक्स्ट्रो है या लेवो है? तो इसके लिए मैंने एक रूल बनाया है। इस रूल को कैसे समझें? लेट्स से ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यहां पे हमारे पास 4 बॉन्ड्स एक साथ नजर आ रहे हैं, जबकि यहां पे हमारे पास सिर्फ 2 ही बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं। तो यहां 4 बॉन्ड्स हैं, यहां 2 बॉन्ड्स हैं। ज्यादा बॉन्ड से कम बॉन्ड्स की ओर जाना है वाया डाउनवर्ड्स। ये जो रोटेशन है, जब इसे हम कंप्लीट करते हैं तो इस रोटेशन को बोलते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन, और इसीलिए इसका नाम होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, और डेक्स्ट्रो फॉर्म, और डी फॉर्म, और प्लस फॉर्म। तो इसे हम डेक्स्ट्रो फॉर्म बोल सकते हैं। एक बार फिर से समझें। सबसे पहले आप देखें कि किस साइड ज्यादा बॉन्ड है और किस साइड कम बॉन्ड है। हमें क्रोमियम के एक साइड पर 4 बॉन्ड एक साथ नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी साइड पर 2 बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं। ये जो चारों बॉन्ड्स हैं, हमें यहां से टूवर्ड्स कम वाले बॉन्ड्स, 2 बॉन्ड्स की ओर जाना है वाया डाउनवर्ड्स, और ये जो घुमाने की डायरेक्शन होती है उससे हमें पता लगता है कि ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, इसीलिए इसे बोल रहे हैं डेक्स्ट्रो फॉर्म। अब इसकी लेवो फॉर्म को सोचेंगे तो यहां हमारे पास फिर से एक स्क्वायर बनाएं, इसके डायगोनल्स ड्रॉ करें। यहां पे हमारे पास क्रोमियम है, अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन। 3D व्यू में देखें एक बार, यहां पे क्रोमियम है, 4 बॉन्ड्स प्लेन में है, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। इस बार हमें डेक्स्ट्रो फॉर्म की मिरर इमेज बनानी है, तो इसकी मिरर इमेज बनाएंगे। ऑक्सीजन, कार्बन, डबल बॉन्ड O, कार्बन, डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन। अब इक्वेटोरियल और एक्सल के बीच में बनाएं। ऑक्सीजन, कार्बन, डबल बॉन्ड O, फिर से कार्बन, डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, कार्बन, डबल बॉन्ड O, फिर से कार्बन, डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, और इस पूरे पे चार्ज होता है -3। अगर हम काउंट करें तो यहां पे इस बार हमारे पास है 1 2 3 4, 4 बॉन्ड एक साथ हैं, जबकि 2 बॉन्ड एक साथ हैं। हमें 4 बॉन्ड से 2 बॉन्ड्स की ओर जाना है वाया डाउनवर्ड्स, और ये डायरेक्शन कुछ इस तरह की बन रही है, और इस डायरेक्शन को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है, दैट्स वाई इसको बोला जाता है लेवोरोटेटरी, और एल फॉर्म, और लेवो फॉर्म, और माइनस फॉर्म। इसी का 3D व्यू देखेंगे। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ऑक्सिलेट आयन, एक्सियल इक्वेटोरियल के बीच में ऑक्सिलेट आयन, ऐसे यहां पे भी एक्सियल इक्वेटोरियल के बीच में ऑक्सिलेट आयन, और इस पूरे पे चार्ज होता है -3। तो इस तरह हम डेक्स्ट्रो लेवो को ड्रॉ कर सकते हैं। अब इस जैसा एक और एग्जांपल समझेंगे। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है कोबाल्ट, En का होल थ्राइस, इस पे चार्ज है +3। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं और ये नंबर आता है 6। तो 6 नंबर के लिए हम जानते हैं शेप बनानी होती है हमें ऑक्टाहेड्रल। तो सबसे पहले हम स्क्वायर बनाएं, स्क्वायर के डायगोनल्स बनाइए, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन बनाए। इसी तरह से 3D व्यू सोचेंगे, बीच में कोबाल्ट है, ये 4 हमारे पास प्लेन में है, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। अब हमें लिगेंड्स को प्लेस करना है। लिगेंड्स इस बार En है, तो हमने सबसे पहले यहां पे रख लिया NH2, यहां पे है CH2, यहां पे भी है CH2, यहां पे होता है NH2। सिमिलरली इस बार हमारे पास है NH2, यहां पे है CH2, अगेन वी हैव CH2, देन NH2। इसी तरह यहां पे हमारे पास है NH2, देन CH2, देन CH2, अगेन NH2। अब हमें पता लगाना है कि कौन सी शेप है, डेक्स्ट्रो है या लेवो है। तो इसका पैटर्न अभी हमने सीखा। ये हमारे पास है फर्स्ट बॉन्ड, ये सेकंड बॉन्ड, ये थर्ड बॉन्ड, ये फोर्थ बॉन्ड। 4 बॉन्ड है, यहाँ पे 2 बॉन्ड है।
हमें 4 बॉन्ड से 2 बॉन्ड्स की ओर जाना है, जहां पे ज्यादा बॉन्ड्स जुड़े हुए होते हैं उनको देखना है। तो यहाँ पे 4 बॉन्ड्स हैं, यहाँ 2 बॉन्ड्स हैं, 4 बॉन्ड से 2 बॉन्ड्स की ओर वाया डाउनवर्ड्स। ये जो मूवमेंट होती है इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तभी तो इसका नाम होता है लेवोरेटरी, या फिर एल फॉर्म, या फिर माइनस फॉर्म, जिसे शॉर्ट में हम बोल सकते हैं लीवो फॉर्म। अब इसी को 3D व्यू में समझे। यहां पे हमारे पास EN है, यहां पे भी हमारे पास EN है, और यहां पे भी हमारे पास EN है। इस पूरे पे चार्ज होता है +3। ऐसे यहां भी पूरे पे चार्ज है +3। इसको बोला जाएगा लेवो फॉर्म। अब इसकी डेक्स्ट्रो फॉर्म को बनाएंगे, तो सबसे पहले हम एक स्क्वायर शेप बनाएं। बीच में हमारे पास मेटल है कोबाल्ट, इसी तरह से 3D व्यू दिखाएं कोबाल्ट। अब हमें लिगेंड्स को बनाना है, तो जो हमने पहले शेप बनाई है उसी की मिरर इमेज बनाएंगे। तो यहां पे हमारे पास होता है NH2, यहां पे होता है CH2, यहां पे होता है CH2, और यहां पे होता है NH2। अब यहां बनाए, यहां पे है NH2, यहां पे है CH2, यहां पे है CH2, और यहां पे है NH2। इसी तरह से यहां पे NH2, यहां पे CH2, यहां पे CH2, और यहां पे NH2। इस पूरे पे चार्ज है +3। चलिए इसमें ढूंढते हैं कि ये डेक्स्ट्रो है या लेवो है। तो सेम उसी फॉर्मेट से ढूंढे। सबसे पहले आप देखें कि चिलेट रिंग्स कितनी बन रही हैं। तो चिलेट रिंग को काउंट करते हैं। हमारे पास एक चिलेट रिंग ये रही, चिलेट रिंग के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। दूसरी चिलेट रिंग ये रही। जो चिलेट रिंग के बॉन्ड्स हैं इनको काउंट करिए। 4 बॉन्ड्स हमें एक साथ नजर आ रहे हैं। फर्स्ट बॉन्ड, सेकेंड बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड, फोर्थ बॉन्ड। बची हुई चिलेट रिंग यहां पर है, यहां पे इसके 2 बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं। ज्यादा बॉन्ड से कम बॉन्ड्स की ओर वाया डाउनवर्ड्स। तो ये डायरेक्शन बनती है एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इसीलिए इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन की वजह से ये बनता है डेक्स्ट्रोफॉर्म। अब इसको 3D व्यू में सोचें। एक्सियल इक्वेटोरियल के बीच में EN है, सेम यहां भी EN है, और सेम दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन के बीच में EN है। इसे बोलते हैं डेक्स्ट्रोफॉर्म। तो ये हमने दूसरा एग्जांपल लिया जिसमें हमने सीखा कि कैसे डेक्स्ट्रो और लेवो को बनाया जाता है। जब कभी हमारे पास बाइडेंटेड एंड मोनोडेंटेड दोनों लिगेंड प्रेजेंट होंगे तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, अब इस बात को समझेंगे। हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। 6 का मतलब है इसकी शेप ऑक्टाहेड्रल बनेगी, और क्योंकि शेप ऑक्टाहेड्रल बनेगी तो पहले हमें स्क्वायर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे प्लैटिनम है, यहाँ पे हमारे पास 4 बॉन्ड्स हैं, एक ऊपर एक नीचे, टोटल 6 बॉन्ड्स हैं। अब हम इसकी पहले ट्रांसफॉर्म बना रहे हैं। तो यहाँ पे Cl है और यहाँ भी Cl है। यहाँ पे हमारे पास NH2 है, यहाँ पे CH2, अगेन यहाँ CH2, यहाँ NH2। यहाँ पे भी हमारे पास NH2 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे भी CH2, और यहाँ पे भी NH2। अब जब इसकी मिरर इमेज बनाते हैं तो ये मिरर इमेज बिल्कुल सेम बनेगी। तो इसका मतलब जो एक स्क्वायर है वो बिल्कुल पहले जैसा ही बन रहा है। बीच में प्लैटिनम है, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन। यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे है NH2 CH2, यहाँ पे है CH2 NH2, यहाँ पे भी है NH2 CH2, यहाँ पे भी है NH2 CH2, और ये इमेज बिल्कुल पहले जैसी ही बन रही है। जब दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज सेम होते हैं इसका मतलब ये एक सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बन रहे हैं। सुपर इम्पोज का मतलब है कि अगर ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास इमेज है, हम ऑब्जेक्ट और इमेज को दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखें तो एग्जैक्ट एक दूसरे लीगेंड के ऊपर फिट बैठता है। जब ऐसा होता है तो इन्हें सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बोला जाता है। अगर कोई कंपाउंड अपनी सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बना रहा है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। तो याद रखें,
ट्रांस आइसोमर, क्योंकि ये तो ट्रांस आइसोमर था ना, ये कभी भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखाएगा। ट्रांस आइसोमर कैन नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्यों नहीं दिखा सकता? एज दे फॉर्म सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। और होना क्या चाहिए? हमारे पास नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होनी चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट और इमेज यानी हम दोनों डेक्स्ट्रो लेवो को एक दूसरे के ऊपर रखें तो लीगेंड्स के ऊपर लीगेंड फिट नहीं बैठना चाहिए। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए किसी भी तरह की सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। और आपको नजर आ रहा है कि ये कंपाउंड तो बिल्कुल एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन इस फॉर्मूला से तो सिस भी पॉसिबल है। तो अब देखते हैं क्या सिस की मिरर इमेजेस सुपर इंपोजिबल होती हैं या नॉन सुपर इंपोजिबल। लेट्स फाइंड आउट। तो सबसे पहले हम एक स्क्वायर बनाएंगे, इसके डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे बनाएंगे। 3D व्यू में देखें। अब हमें लिगेंड्स को प्लेस करना है, तो हमने यहां पर सिस फॉर्म बनाने वाले हैं, तो इसलिए हमने यहां पर एक Cl को रखा, यहां पे भी एक Cl को रखा, यहां पे हमारे पास है NH2, यहां पे है CH2, अगेन वी हैव CH2 और हमारे पास है NH2। सिमिलरली यहां पे है NH2, यहां पे है CH2, यहां पे है CH2 और यहां पे है NH2। अब इस कंपाउंड की हमें मिरर इमेज को सोचना है। तो मिरर इमेज कैसे बनेगी इसको समझे। सबसे पहले स्क्वायर की इमेज स्क्वायर ही बनती है। इसके डायगोनल्स बनाएंगे, डायगोनल्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर मेटल को प्लेस करेंगे, एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड नीचे दिखाएंगे। अब जो Cl हमें लेफ्ट हैंड साइड पर नजर आ रहे हैं, अब वो हमें राइट हैंड साइड पर रखने हैं। यहां पर हमें दिखाना है NH2, यहां पे है CH2, अगेन यहां पे है CH2 और यहां पे है NH2। इसी तरह से यहां पे हमें दिखाना है NH2, यहां पे है CH2, यहां पे है CH2 और यहां पे है NH2। ये दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं। तो हम कह सकते हैं सिस आइसोमर कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एज दे कैन फॉर्म नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। अब हमें पता लगाना है कि इनमें से कौन सी डेक्स्ट्रो है कौन सी लेवो। तो ये तो अब तक हम कई बार सीख चुके हैं। सबसे पहले आप चिलेट रिंग के बॉन्ड्स देखें। यहां पर हमारे पास चिलेट रिंग है, फर्स्ट बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड, फोर्थ बॉन्ड, यहां पे सिर्फ 2 बॉन्ड्स, 4 बॉन्ड से 2 बॉन्ड्स की ओर वाया डाउनवर्ड्स। क्योंकि ये जो घूमने की डायरेक्शन है ये क्लॉकवाइज है, इसीलिए इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड या फिर डी फॉर्म। इसी तरह इसको समझें, फर्स्ट बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड, फोर्थ बॉन्ड, यहां पे सिर्फ 2 बॉन्ड्स, 4 बॉन्ड से 2 बॉन्ड की ओर वाया डाउनवर्ड्स, इसीलिए इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या फिर लेवोरोटेटरी कंपाउंड या फिर लेवो फॉर्म। इतने सारे एग्जाम्पल से आई होप आपको समझ में आया होगा क्या होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और इसी के साथ हमारा आइसोमेरिज्म टॉपिक ओवर हो जाता है।